साइकोलॉजी ऑफ मनी चैप्टर 4 विस्मयकारी कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट की 84.5 बिलियन डॉलर की शुद्ध संपत्ति में से 8.15 बिलियन डॉलर उनके 65वें जन्मदिन के बाद आई। हमारे मस्तिष्क ऐसी अनिरर्थक संभालने के लिए नहीं बने हैं। एक ऐसे क्षेत्र में मिले सबक अक्सर हमें अन्य असंबद्ध क्षेत्रों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पाठ सिखा सकते हैं। हम हिमयुग के अरबों वर्ष के इतिहास को ही लीजिए और वह हमें अपने धन को बढ़ाने के लिए जो सिखाते हैं। पृथ्वी के बारे में हमारी वैज्ञानिक जानकारी जितनी आप सोचते हैं उससे नवीन है। यह जानने के लिए कि धरती कैसे काम करती है, हमें इसकी सतह की गहराई तक खोदना पड़ता है, जो हम कुछ समय पहले तक भी नहीं कर पाए थे, जब हम अपने ग्रह के मूल तत्वों भी पता नहीं कर पाए थे। आइजैक न्यूटन ने इससे सैकड़ों साल पहले तारों की गति का अनुमान लगा लिया था। 19वीं शताब्दी में जाकर वैज्ञानिक इस बात से सहमत हुए कि अनेकों बार पृथ्वी पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी। बहुत से प्रमाण होने के कारण इसके विरुद्ध जाने की संभावना ही नहीं थी। संसार भर में एक समय में जमे हुए विश्व के निशान भरे पड़े हैं। अव्यवस्थित रूप से वहां बिखरे विशाल शिखाखंड महीन परतों में कुरेदे हुए चट्टानी तल। ये प्रमाण स्पष्ट रूप से दर्शाते थे कि सिर्फ एक हिमयुग नहीं आया था, बल्कि 5 अलग अलग हिमयुग उन्हें मापा जा सका। ग्रह को जमाने, फिर से पिघलने और एक बार फिर से जमाने में लगी ऊर्जा चौंका देने वाली है। आखिर पृथ्वी पर हो रहे इन चक्रों का कारण क्या हो सकता था? यह संभवतः हमारे ग्रह पर सबसे शक्तिशाली बल होना चाहिए, और यह था भी। वह वैसा नहीं जैसा किसी ने सोचा हो। हिमयुग क्यों आया, इस बारे में अनेकों परिकल्पनाएं थी। उनके महाकाय भूवैज्ञानिक प्रभाव के कारण ये परिकल्पनाएं उतनी ही भव्य भी थी। ऐसा माना जा रहा था कि पर्वत श्रृंखलाओं के उठने से पृथ्वी की हवाओं में आए बदलाव ने जलवायु को भी बदला। कुछ परिकल्पनाओं ने इस विश्वास का समर्थन किया कि हम हिम प्रकृति अवस्था, जो महाकाय ज्वालामुखी विस्फोट से बाधित हुई, जिसके चलते पृथ्वी का तापमान बढ़ गया। लेकिन इनमें से कोई भी परिकल्पना हिमयुग के चक्रों का वर्णन नहीं कर पाई। पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति या कोई बड़ी ज्वालामुखी विस्फोट किसी की हिमयुग का कारण हो सकते हैं। इससे 5 हिमयुगों की चक्रीय पुनरावृत्ति को नहीं समझाया जा सकता था। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में मुलिटिन मिलाकोविक नामक एक सर्बियन वैज्ञानिक ने अन्य ग्रहों की स्थिति के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति का अध्ययन किया और हिमयुग संबंधी एक परिकल्पना सामने रखी, जो अब हम जानते हैं कि सही है। सूरज और चांद का गुरुत्व आकर्षण बल पृथ्वी के गमन को हल्के से प्रभावित करता है और सूरज की ओर झुका देता है। इस चक्र से हिस्सों के दौरान, जो दसियों हजारों वर्षों तक चल सकता है, पृथ्वी के प्रत्यक्ष गोलार्ध को
नियमित रूप से थोड़ा अधिक या थोड़ा कम सौर्य विकिरण मिलता है और यहाँ हर और दिलचस्प हो जाता है। मिलाकोविद की परिकल्पना ने आरंभ में यह माना कि पृथ्वी के गोलार्धों के झुकाव ने ऐसी कठोर शीत ऋतु को जन्म दिया जिसके कारण यह ग्रह बर्फ में परिवर्तित हो गया। लेकिन व्लादिमीर कोपेशान ने एक रूसी अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री ने मिलाकोविद के शोध का गहराई से अध्ययन किया और एक अद्भुत सूक्ष्म भेद खोज निकाला। मध्यम रूप से ठंडी ग्रीष्म ऋतु बर्फीली अपराधी थी, न कि ठंडी शीत ऋतु। यह तब शुरू होती है जब कोई ग्रीष्म ऋतु इतनी गर्म नहीं हो पाती पिछली शीत ऋतु की बर्फ पिघला सके। बची हुई बर्फ का आधार आने वाली शीत ऋतु में बर्फ का जमाना और आसान कर देती है, जो अगली ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के जमे रहने की संभावना बढ़ा देता है और फिर से आने वाली शीत ऋतु में अधिक जमाव का कारण बनता है। शाश्वत बर्फ अधिक सौर्य किरणों को प्रतिबंधित करती है, जिससे ठंड बढ़ती है, फिर और अधिक हिमपात होता है और यह चलता रहता है। कुछ सैकड़ों वर्षों के अंतराल में यह मौसमी बर्फ बढ़कर महाद्वीप बर्फ की चादर में परिवर्तित हो जाती है और इस तरह यह रोमांचक शुरुआत हो जाती है। विपरीत दिशा में भी ठीक ऐसा ही होता है। एक कक्षीय झुकाव जो अधिक सूरज की रोशनी आने दे शीतकालीन बर्फ को अधिक पिघलाता है, जिससे आने वाले बर्फों में अधिक सौर्य की किरणें प्रतिबंधित होती है। फिर तापमान बढ़ता है, जिससे अगले वर्ष हिमपात में कमी आती है, इत्यादि। इस प्रकार यह चक्र चलता है। यहाँ अद्भुत बात यह है कि किस प्रकार परिस्थितियों में अपेक्षाकृत छोटे परिवर्तनों से कुछ इतना बड़ा विकसित हो सकता है। शुरुआत होती है किसी ठंडी ग्रीष्म ऋतु की बची बर्फ की एक महीन परत के साथ, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, और फिर भूगर्भीय रूप से पलक झपकते ही पूरी पृथ्वी कई मील मोटी बर्फ की सतह से ढक जाती है। जैसा कि ग्लेशियोलॉजिस्ट ग्वेज स्कूल्टज कहते हैं, बर्फ की मात्रा जिससे बर्फ की चादर बनती है वह इतनी जरूरी नहीं जितनी यह तथ्य कि बर्फ कितनी भी कम हो वह बनी रहती है। हिमयुग से एक बड़ा सबक यह मिलता है कि जबरदस्त नतीजों के लिए जबरदस्त ताकत की आवश्यकता नहीं होती। अगर कुछ जमा होता जाता है, अगर थोड़ी सी वृद्धि भविष्य के लिए ईंधन का काम करती है। एक छोटा सा शुरुआती आधार इतने अद्भुत नतीजे दे सकता है कि वे तर्क के परे नजर आए। यह इतना तर्क के परे हो सकता है कि आप क्या संभव है, विकास कहाँ से आता है और कहाँ तक जा सकता है, उसे वास्तविकता से कम आके, और धन दौलत पर भी यही लागू होता है। वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति कैसे निर्मित की, इस पर 2000 से भी अधिक किताबें लिखी जा चुकी है। इनमें से कई बेहतरीन है, लेकिन ऐसी सब कुछ ही है जो इस तथ्य पर पर्याप्त ध्यान देती है। बफेट की संपत्ति सिर्फ उनके एक अच्छे निवेशक होने के कारण नहीं है, बल्कि लगभग बचपन से ही अच्छा निवेशक होने के कारण है। मेरे इस किताब को लिखने के समय वॉरेन बफेट की शुद्ध संपत्ति
$84.5 बिलियन है। उसमें से लगभग $84.2 बिलियन 50वें जन्मदिन के बाद पूंजित हुई और $81.5 बिलियन लगभग 65 की उम्र में सामाजिक सुरक्षा की योग्यता प्राप्त करने के बाद आई। वॉरेन बफेट एक असाधारण निवेशक है, लेकिन अगर आप उनकी सारी सफलता को निवेश कुशाग्रता से जोड़ते हैं तो यह एक मुख्य बिंदु को छोड़ देंगे। उनकी सफलता की वास्तविक कुंजी यह है कि वे शताब्दी के 3/4 भाग तक एक असाधारण निवेशक रहे थे। अगर उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में निवेश आरंभ किया होता और 60 की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते होते, शायद ही किसी ने उनका नाम कभी सुना होता। एक छोटे से विचार परीक्षण पर नजर डालिए। वॉरेन बफेट ने 10 वर्ष की उम्र में गंभीर रूप से निवेश शुरू कर दिया था। 30 वर्ष की उम्र तक पहुंचने तक उनकी शुद्ध संपत्ति 1 मिलियन थी या $9.3 मिलियन मुद्रास्फीति के समायोजित होने के बाद। लेकिन अगर वे कोई सामान्य व्यक्ति होते जिसने अपनी किशोरावस्था और युवावस्था दुनिया घूमते और अपनी अभिलाषा ढूंढते हुए बिताई होती और 30 की उम्र में उनकी शुद्ध संपत्ति मान लीजिए $25,000 होती, और मान लेते हैं कि फिर वे कभी असाधारण वार्षिक निवेश प्रतिफल कमाने में सक्षम रहते। उन्होंने उत्पन्न किया है 22% प्रतिवर्ष, लेकिन 60 की उम्र में निवेश करना छोड़ देते, जिससे गोल्फ खेल सके और अपनी नाती पोती के साथ समय बिता सके। आज उनकी शुद्ध संपत्ति का मोटा अनुमान कितना होता? 4 बिलियन तो नहीं, पर 11.9 बिलियन। उनकी वास्तविक शुद्ध संपत्ति से 99.90 कम। प्रभावी रूप से वॉरेन बफेट की वित्तीय सफलता को उस वित्तीय आधार से जोड़ा जा सकता है जो उन्होंने अपनी किशोर अवस्था में बनाया, और वह दीर्घायु जिसे अपनी वृद्धावस्था में कायम रखा। निवेश उनका कौशल्य है, लेकिन उनका राज समय है। कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करती है। अब इसे अलग तरह से देखिए। बफेट अब तक के सबसे धनी निवेशक है, लेकिन वास्तव में वे सबसे महान नहीं है, कम से कम जब औसत वार्षिक प्रतिफल से मापा जाए। हेज फंड रिनेसांस टेक्नोलॉजीज के प्रमुख जिम साइंस ने 1988 से लेकर 60% प्रतिवर्ष की दर से की कंपाउंडिंग की है। कोई भी इस रिकॉर्ड के निकट भी नहीं पहुंच सकता। और जैसा कि हमने अभी देखा, बफेट ने लगभग 22% प्रतिवर्ष की दर से कंपाउंडिंग की है, उसका बस 1/3। साइमन की शुद्ध संपत्ति इस किताब को लिखने के समय $21 बिलियन है। वे और मैं जानता हूं कि यह कितना हास्यास्पद सुनाई पड़ता है जब हम इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं, तो बफेट से 75% कम धनी है। अगर साइमन इतने अच्छे निवेशक है तो फिर यह अंतर क्यों? क्योंकि साइमन्स ने 50 वर्ष की उम्र तक निवेश आरंभ नहीं किया था। बफेट की तुलना में
उनके पास कंपाउंडिंग के लिए आगे से भी कम वर्ष थे। अगर जेम्स साइमंस ने बफेट की तरह 70 वर्ष की अवधि तक 66% की दर से वार्षिक प्रतिफल कमाया होता तो उनकी संपत्ति, दिल थाम कर सुनिए, 63 क्विंटिलियन, 900 क्विंटिलियन, 700 क्विंटिलियन, 780 बिलियन, 738 बिलियन और 108,000 डॉलर होती। ये आंकड़े हास्यास्पद और अव्यावहारिक दिखाई पड़ते हैं। बात असल में यह है कि वृद्ध अनुमान में छोटे लगने वाले बदलाव हास्यास्पद और अव्यावहारिक आंकड़ों को जन्म दे सकते हैं, लेकिन इसलिए जब हम यह समझने की कोशिश कर रहे हो कि कुछ भी इतना शक्तिशाली कैसे बन जाता है, वह है हिमयुग क्यों बना, या फिर वॉरेन बफेट इतने धनी क्यों है, हम अक्सर सफलता की मुख्य कुंजी को अनदेखा कर देते हैं। मैंने लोगों को कई बार कहते सुना है कि जब उन्होंने पहली बार चक्रवृद्धि ब्याज तालिका देखी या फिर ऐसी कोई कहानी कि अगर उन्होंने 30 वर्ष की उम्र के बजाय 20 वर्ष की उम्र में बचत शुरू की होती तो सेवानिवृत्ति के लिए उनके पास कितनी धनराशि होती, इससे उनका जीवन बदल दिया। लेकिन संभवतः इसने उनका जीवन नहीं बदला। इसने अगर कुछ किया तो वह यह कि उन्हें आश्चर्य में डाल दिया, क्योंकि नतीजे सहज रूप से नहीं लगे। रैखिक सोच घातीय सोच की तुलना में काफ़ी सहजन्य होती है। अगर मैं आपको अपने दिमाग में 8+8+8+8+8+8+8+8+8+ जोड़ने को कहूँ, आप कुछ ही सेकंड में ऐसा कर सकेंगे, जो 42 है। अगर मैं आपको 8 का हिसाब लगाने को कहूँ तो आपका सर फट जाएगा, जो 134217728 है। IBM ने 1950 के दशक में 3.5 मेगाबाइट की हार्ड ड्राइव बनाई। 1960 के दशक में यह संख्या कुछ दर्जन मेगाबाइट तक पहुंच गई। 1970 के दशक के अंत तक IBM विंचेस्टर की ड्राइव 70 मेगाबाइट की थी। इसके बाद ड्राइव का आकार घातीय रूप से छोटा होता गया और स्टोरेज बढ़ता गया। 1999 में दशक की शुरुआत में एक आम कंप्यूटर 200 से 500 मेगाबाइट का होता था और फिर धम्म मानो विस्फोट हो गया। 1999 एप्पल का iMac 6 गीगाबाइट की हार्ड ड्राइव के साथ आया और 2003 पावर मैक में 120 गीगाबाइट और 2006 नई iMac में 250 गीगाबाइट और 2011 में 4 टेराबाइट की पहली हार्ड ड्राइव और 2017 60 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव और 2019 में 100 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव। अब इस सब को साथ रखकर देखिए, 1950 में 1990 के बीच हमने 296 मेगाबाइट प्राप्त की और 1990 से लेकर अब तक हमने 100 मिलियन मेगाबाइट प्राप्त की। यदि आप एक टेक्नोलॉजी आशावादी होते हो
तो 1950 में पूर्वानुमान कर सकते थे कि उपयोगी स्टोरेज 1000 गुना बढ़ जाएगा, फिर 10,000 गुना अधिक। यदि आप ज़्यादा दूर का अंदाज़ा लगाते, कुछ ने कहा होता मेरा जीवन काल में 30 मिलियन गुना अधिक, लेकिन यह सच हो गया। कंपाउंडिंग का स्वभाव सहज ज्ञान के विपरीत होने के कारण हम में से सबसे होशियार लोग भी इसकी शक्ति को अनदेखा कर सकते हैं। 2004 में बिल गेट्स ने नई जमील से आलोचना करते हुए कहा था कि किसी को भी 1 गीगाबाइट स्टोरेज की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, लेकिन स्टीवन लेवी ने लिखा अग्रणी टेक्नोलॉजी में उनका सिक्का चलने के बावजूद उनकी सोच पुराने प्रतिमाह में ही अटकी हुई है, जहां स्टोरेज एक ऐसी सामग्री है जिसे सुरक्षित करना आवश्यक है। चीज़ों में कितना जल्दी वृद्धि हो जाती है, आप इसके आदी कभी नहीं हो सकते। इसमें खतरा इस बात का है कि जब कंपाउंडिंग सहजज्ञ न हो, हम अक्सर इसका असामर्थ्य अनदेखा कर देते हैं और अन्य माध्यमों द्वारा समस्या को सुलझाने में लग जाते हैं। इसलिए नहीं कि हम हद से ज़्यादा सोच रहे होते हैं, बल्कि इसलिए कि हम शायद ही कभी कंपाउंडिंग के सामर्थ्य के बारे में सोचने के लिए रुकते हैं। बफेट की सफलता का अवलोकन कर रही उन 2000 किताबों में से एक का भी शीर्षक यह नहीं है कि यह व्यक्ति लगातार शताब्दी के 3/4 की अवधि से निवेश करता आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि उनकी अधिकांश सफलता का कारण यही है। और इस गणित को समझना कठिन है क्योंकि यह सहजज्ञ नहीं है। आर्थिक चक्रों, ट्रेडिंग कार्यनीतियों और सेक्टर बेट पर अनेक किताबें हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण किताब का नाम शट अप एंड वेट ऑन चाहिए। इसमें बस एक पृष्ठ है जिसमें आर्थिक वृद्धि की दीर्घकालीन चार्ट है। यहाँ व्यावहारिक सीख यह है कि कंपाउंडिंग का प्रति अंत प्रज्ञात्मक स्वभाव अधिकतर निराशाजनक ट्रेड, खराब कार्यनीतियाँ और सफल निवेशक प्रयासों के लिए उत्तरदायी हो सकता है। आप लोगों से उनके सारे प्रयासों को दे वे क्या सीखते हैं और क्या करते हैं, उसमें अगले वाले प्रयास निष्ठापूर्वक उच्चतम निवेश प्रतिफल पाने में लगाने की अपेक्षा नहीं कर सकते। सहज ज्ञान के अनुसार यह अमीर बनने का सर्वश्रेष्ठ उपाय प्रतीत होता है, लेकिन अच्छे निवेश का आशय आवश्यक रूप से मात्र उच्चतम प्रतिफल कमाने से नहीं है, क्योंकि उच्चतम प्रतिफल अक्सर एक बारगी सिद्ध होते हैं जो दोहराए नहीं जा सकते। इसका मतलब अच्छे प्रतिफल कमाने से है, उन्हें आप बरकरार रख सकते हैं और जो एक लंबे समय तक दोहराए जा सकते हैं, तभी कंपाउंडिंग अपार रूप से बढ़ती है। इसके विपरीत ऊंचे प्रतिफल जिन्हें बरकरार न रखा जा सके, अक्सर दुखद कहानियों का रूप ले लेते हैं। उन कहानियों को सुलझाने के लिए हमें अगले अध्ययन की आवश्यकता होगी।